हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं समझकर अंग्रेजी बोलना सीखें। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बिना टेंस सीखे नहीं आएगी। जब तक आप लोग टेंस नहीं सीखोगे तब तक आप लोग इंग्लिश को नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश आप लोग समझकर बोल सकते हैं। क्योंकि सबको इसी के लिए टेंस सीखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसके स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये भाषा है, न कि ये कोई सब्जेक्ट है। क्योंकि हम इसे आराम से बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना नहीं है। यहाँ बस एक लैंग्वेज के रूप में ही समझना है। तो आओ हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप लोग इस सभी को अच्छे से पढ़ लिए और समझ गए तो आप 70 to 80% इंग्लिश बहुत आराम से बोल सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं, इसमें तीन पोजीशन होती हैं जिसे हम लोग अपनाते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। इसमें पहली पोजीशन है ये सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ये तीन पोजीशन होती हैं जिसके सहारे हम इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं और उसे बोलते हैं। यदि यही तीन शब्द आपको समझ में आ गए, तीन शब्द हैं ये कि कब क्या लगेगा, किससे आगे बढ़ेंगे, किसके बाद किसका यूज होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। फिर है वर्ब, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को विषय वस्तु बोलते हैं। मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया गया, मतलब जिस कार्य के ये विषय वस्तु है, यह वह विषय वस्तु है। जैसे क्रिया का सीधा संबंध उस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। इसे हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है। जैसे मैं, तुम, आप, वो सब, ये सब कर्ता होते हैं। जो किसी कार्य को कर रहा है वह कर्ता है, और जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है, और जिस पर उसका सीधा असर पड़ रहा है वह ऑब्जेक्ट है। जिस कार्य का सीधा असर पड़ रहा है वह ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कर्ता। कर्ता कौन कौन से होते हैं? अब आप लोग सोचते होंगे कि कर्ता क्या क्या होते हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है आई। आई को हिंदी में मैं बोलते हैं। बी को हम बोलते हैं। यू को तुम या आप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे को वे बोलते हैं। फिर है ही को वह बोलते हैं, लेकिन ये पुरुष के लिए या मेल के लिए यूज होता है। ये है सी को वह बोलते हैं, ये स्त्री या फीमेल के लिए यूज करते हैं। फिर है इट को हम किसी जानवर, मौसम या किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिस है यह। दिस मीन्स होता है यह मतलब किसी पास की वस्तु के लिए हम इसका यूज करते हैं। डैट मीन्स वह किसी दूर की वस्तु के लिए जो कि हमें बहुत दूर दिख रही है, उस वस्तु के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है दीज मीन्स होता है ये सब जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें दिखते, मतलब आसपास दिखते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये सब। दोज मीन्स होता है वो सब जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिनके पास हम जा नहीं सकते, ये दोज का यूज हम वहाँ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हो गया आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह जो हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। सी वह जो लेडीज के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। इट मीन्स जानवर, मौसम या किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। दिस मीन्स यह किसी पास की वस्तु के लिए यूज होता है। दैट मीन्स वह किसी दूर की वस्तु के लिए यूज होता है। दीज मीन्स ये सब, मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो हमारे आसपास होता है। दोज मीन्स वो सब जो हमसे बहुत दूर होता है, जिसे हम छू नहीं सकते या जिसके पास हम जा नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया।
इसे पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके अंत में हिंदी वाक्य में इसमें ना आता है। हिंदी के सब वाक्यों में इसमें ना आता है। जैसे ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो इसमें लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, इसमें भी ना आया। फिर है रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ने में भी ना आ गया। नेक्स्ट है राइट, राइट मीन्स लिखना, कम, कम मीन्स आना। तो इन्हें पहचानना बहुत इजी होता है कि हम इसमें वर्ब कौन सी होती है। किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं क्योंकि इसके अंत में ना आता है। तो इस वर्ब की कुछ फॉर्म होती हैं। इस वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5। B1, B2, B3, B4, B5। एक वर्ब को हम 5 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहली फॉर्म है हमारी ईट। ईट की हमारी फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे ईट, सेकंड फॉर्म में एट, थर्ड फॉर्म में ईटन, फोर्थ में ईटिंग और 5 में ईट्स। फर्स्ट में हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईट, सेकंड फॉर्म में एट, थर्ड फॉर्म में ईटन, फोर्थ में ईटिंग, 5 में ईट्स। तो इसका हिंदी मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, ईटन का होता है खा चुका है, ईटिंग का होता है खा रहा है, एट्स का होता है खाना। नेक्स्ट हमारा गो, गो मीन्स होता है जाना। बैंट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, फोर्थ होती है गोइंग, 5 होती है गोज। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म बैंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग, 5 गोज। तो गो मीन्स जाना, बैंट मीन्स गया, गोन मीन्स जा चुका, गोइंग मीन्स जा रहा है और गोज मीन्स जाना। गाइस, यदि आप लोग इस तरह से वाक्य को बनाना सीखेंगे और समझकर बिल्कुल कि कौन सी फॉर्म कब यूज होगी, किस सेंटेंस में क्या यूज होगा, तो आप लोग अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे और आप स्पीकिंग में अच्छी पकड़ बना सकोगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई विषय वस्तु होती है, मतलब कोई वस्तु होती है जिसका सीधा असर, जो कोई क्रिया हो रही है उस क्रिया का सीधा असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जैसे कोई भी कार्य हम करेंगे तो इसका सीधा असर यहाँ पड़ेगा। जैसे यह वह विषय वस्तु है, क्रिया से सीधे प्रभावित होती है। तो क्रिया से वह क्या वस्तु, जो भी कार्य हो रहा है, मतलब जो भी कुछ होगा वह सीधा क्रिया से प्रभावित होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका है आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, वर्ब प्ले है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। सब्जेक्ट आई, वर्ब प्ले, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है, काम कौन सा हो रहा है और खेल रहे हैं और इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है, इसमें हम ये देखेंगे। तो इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें काम आई कर रहा है। आई मतलब मैं क्या हूँ, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, मतलब मैं, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, खेल रहे हैं, मतलब यह क्रिया हो रही है, वर्ब जो है वो क्रिया हो रही है और इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। इस क्रिया का सीधा असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, सीधे फुटबॉल पे किक मार रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, सीधे फुटबॉल पे किक मार रही हूँ, इसलिए मेरा जो सीधा असर है वो किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे पड़ रहा है। और क्या कर रहे हैं हम, खेल। तो इस खेल का जो सीधा असर पड़ेगा वो फुटबॉल पे पड़ेगा और किसके द्वारा पड़ेगा, मेरे द्वारा पड़ेगा। तो गाइस, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लोग समझकर अपने इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।